चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 520 के अंदर। लास्ट क्लास में तुम्हें याद होगा मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? मैंने तुम्हें ये बताया था कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और उसकी वजह से कोई भी फ्लक्चुएशंस आए तो हमें जो वेरियस अदर प्रोसीजर्स करने पड़ सके, ठीक है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। प्लीज यार टाइम से आया करो, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बार बार तुम्हें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। चलो अभी फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि प्लीज इसका निमोनिक याद कर लेना, आसान रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलपमेंट, एक्सपेक्टेशन और उसके बाद डिफरेंस, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट से ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, पता है पिछली क्लास में हमने किया था, एक बार इसे रीड कर लो। मुझे पता तुम लोग वापस फिर बुक खोलते ही नहीं हो, एक बार इसे प्लीज रीड कर लो। कल ही हमने किया है। डन, आई गेस सबने कर लिया होगा ये, ठीक है। अब एक और साथ साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या बोलता है? रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। 4 चीजें प्लीज ध्यान में रखना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहां से आपको वो सोर्स मिला है, आउटसाइड द एंटिटी वर्सेस इनसाइड द एंटिटी, ठीक है। अब आपको ज्यादा विश्वास तब होगा जब वो आउटसाइड द एंटिटी होगा या फिर इनसाइड द एंटिटी। ओके, आपको कंपैरिजन करने के लिए जो डेटा मिला है वो इनसाइड द एंटिटी मिला है वर्सेस आउटसाइड द एंटिटी मिला है। आपको किस पे ज्यादा विश्वास होगा? मुझे प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। आउटसाइड, ठीक है। हमें कहां से मिलेगा? आउटसाइड द एंटिटी, ठीक है। ओके चलो अब मुझे एक बात बताना, कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा रिक्वायर्ड फॉर एंटिटी डीलिंग इन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन करना चाहती हूँ स्टील प्रोडक्ट का, ठीक है, मैं कोई स्टील का कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, स्टील की इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो कंपैरिजन करना है वो स्टील की इंडस्ट्री का करना है। अब अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये इंडस्ट्री का डेटा आता कहाँ से है, ठीक है। तो आइडियली होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज जो स्टील में वर्क कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च वर्क चल रहा होता है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पार्ट पे भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इन सबके इंडिविजुअल कंपनीज के डेटा को लिया जाता है और इस डेटा को क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है और ऑन एन एवरेज एक कोई इंडस्ट्री का ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा निकाला जाता है। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि बीच में डेटा जो है आपका अलग अलग लेवल से लिया जाता है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही होती है और उसके बाद वो एक्यूमुलेट होके बनता है ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा। अब इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये इंडस्ट्री डेटा आपने कहाँ से लिया है। जैसे मनी कंट्रोल है, बहुत सारा डेटा वो अपने पास रखता है बट आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, एनुअल अकाउंट्स देखने पड़ेंगे उस कंपनी की वेबसाइट से जाके, ठीक है। आप मनी कंट्रोल के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। ओके अच्छा इधर देखना प्लीज। नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बजट्स एस्टैब्लिश्ड एज रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड वर्सेस गोल्स टू बी अचीव्ड। हाँ इधर देखो, जितने भी आपके बजट्स हैं, एक तो हो गया कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैंने कितना काम किया है,
ठीक है। नंबर 2, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, ठीक है। देयर इज अ वेरी वाइड डिफरेंस। पहले काम में मैं क्या कर रही हूँ कि उतनी मेहनत कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या मैं रिजल्ट ऑब्टेन कर पाऊंगी, ठीक है। नंबर 2 में जो मेरे माइंड में गोल्स हैं, ठीक है, मेरे माइंड में कुछ एस्पिरेशंस, मैं उनको बेस लेके अगर अपना बजट बना रही हूँ तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसे बजट्स जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल होने चाहिए, बहुत ही जेन्युइन होने चाहिए, तभी आप उनसे कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आप कंपनी के ही पास डेटा के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना कि जो कंट्रोल्स हैं ओवर प्रिपरेशन, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। फिर अब आपके आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन आया था, टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। नंबर 1 है मेरा ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 2 रेशियो एनालिसिस, नंबर 3 रीजनेबलनेस टेस्ट और नंबर 4 पे आता है मेरा स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस बोलता है हमारा जितना भी पास डेटा है उसको ध्यान में रखते वक्त मैं अपने आगे का कुछ डिटरमाइन करती हूँ, उसको बोला जाता है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सीए इंटर की जो बुक्स हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, और सीए आईपीसीसी के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है, ये उनकी पुरानी आरटीपी के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट पे सिर्फ अपनी आरटीपी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पिछले 5 साल की आरटीपी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो रहा है कि आजकल जो ट्रेंड है कि आईपीसीसी वाले बच्चे बोल रहे हैं कि मुश्किल पेपर आ रहा है, मुश्किल पेपर आ रहा है, एक्चुअली वो मुश्किल पेपर नहीं आ रहा, वो आपकी ही पुरानी आरटीपी के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है मेरे पास रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो रेशियो एनालिसिस है, अगेन आपका जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस सब का बेस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेरे पास रीजनेबलनेस टेस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास के अंदर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्सेस जितनी सैलरी दी गई, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेंसी रेट का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी रीजनेबलनेस टेस्ट, ठीक है। अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, बिल्कुल 100% लेवल पर, ठीक है। मैं पूरा जो अपनी क्लासेस देती हूँ, मतलब लाइक मेरा हमेशा टारगेट ये होता है कि तुम लोग किस लिए आए हो, पास होने के लिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और किस किस की कितनी वेटेज है। ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हाँ काफी हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ठीक है। तुमने खुद से भी अगर अपनी कभी स्टडी मटेरियल से पढ़ा होगा, तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो तुम लोगों ने 12th क्लास के अंदर, मतलब मेजर लोग जो आते हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं से आई गेस मैथ्स पढ़ चुके होते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। अब जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग मैथ्स पढ़ के आते हैं तो आपने लीनियर रिग्रेशन वगैरह पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डील करता है कुछ ऐसे यूजेज ऑफ प्रॉपर मॉडल्स, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। मैथ्स एंड स्टैट्स आपका एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके आप लोग कुछ अपने मॉडल्स बनाते, आप यूज करते हो और उसके बाद आगे प्रिडिक्शंस करते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपके कोर्स के अंदर इतना ज्यादा एडवांस लेवल पर एडेड नहीं है, बट मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, आगे दुनिया बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। सब कुछ प्रिडिक्शंस के बेसिस पे होता है, और अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको हेल्प भी कर दूंगी कि कौन से आपको सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और ये बिल्कुल बेसिक है, हर जगह पे यूज होता है, इंडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग अगर एक्सेल वगैरह की बात करो, ठीक है, तो वो आप सीखना चाहते हो, दैट्स गुड, बट दुनिया थोड़ी और आगे जा चुकी है, ठीक है। तो एक आपका सॉफ्टवेयर आता है SPSS नाम का, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको प्रिडिक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। एक आपका सॉफ्टवेयर आता है R, ठीक है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, और इनफैक्ट जितने भी आपके ये इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, IBM ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था हडूप नाम से, ठीक है। तो अब ये जितने भी आपके इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर भी डेटा प्रिडिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं।
तो आइडियली यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया गया है डेटा प्रिडिक्शन के लिए, और ताकि एनालिसिस अच्छे से किया जा सके, ठीक है। और अगर कोई भी चाहता है इसके रिलेटेड कोई भी नॉलेज तो मुझे बता देना, मैं शायद आपके लिए एक वीडियो वगैरह बना दूंगी, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर रिलेटेड। ओके चलो, अब मेरा नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। ओके, मुझे एक चीज बताना, क्या पब्लिक सेक्टर के अंदर आप लोग एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स कर सकते हो या फिर नहीं? बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं या फिर नहीं? जैसे आप लोग एक नॉर्मल कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, वैसे ही आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो या फिर नहीं? ओके, सो इसका आंसर यस नो दोनों है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो आप याद करो, हम लोग कंपैरिजंस किस किस से कर सकते थे, या तो अपनी ही प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर हमने कुछ बजट बनाए, या फिर इंडस्ट्री डेटा, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जितनी भी डेटा होता है वो सारा का सारा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके रुको, अभी बताना बेटर है क्या वॉइस? ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, गवर्नमेंट का जितना भी डेटा होता है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। क्यों कॉन्फिडेंशियल होता है भाई? तुम मुझे एक बात बताओ, इतना मतलब ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, सॉरी एक ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसको ओपनली अवेलेबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो। दूसरी चीज, अगर मैं जब कंपैरिजंस करती हूँ, मान लेते हैं मैं जीपी रेशियो निकालना चाहती हूँ या फिर कोई इंटरेस्ट कवरेज निकालना चाहती हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा मकसद क्या होता है? मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है, सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है, उसी के लिए मैंने परचेजेस करी होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली, और उसके बाद मैं उनके बीच कुछ कंपैरिजन निकालती हूँ। बेसिकली मेरा जो रेवेन्यू होता है वो लिंक्ड है मेरी एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है, परचेजेस के साथ। मेरा पूरा रेवेन्यू किसके साथ लिंक्ड है? परचेजेस एक्सपेंसेस के साथ। ओके, इतनी बात समझो पहले। अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी परचेजेस और एक्सपेंसेस के साथ लिंक होगा? सोचो, क्या गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी क्या परचेजेस और एक्सपेंसेस के साथ लिंक्ड होगा? आप बताओ। या गवर्नमेंट सोच समझ के एक्सपेंसेस करती होगी? अब एक बात बताओ, कहीं पे भी कोई बाढ़ आ गई मान लेते हैं, ठीक है, अब ऐसे केस के अंदर क्या गवर्नमेंट बोलेगी अरे यार मैं कैसे 1 करोड़ रुपए दे दूं, मुझे तो इसका कोई सेल्स जनरेट ही नहीं होने वाले, ठीक है। जैसे एक कंपनी तो कैसे करती है एक्सपेंसेस, मैं इतना एक्सपेंस करूंगी तो मुझे रिटर्न में कुछ सेल आएगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या ऐसे कर सकती है कि इतने एक्सपेंस करूंगी तो मुझे इतनी सेल आएगी, या फिर उनके लिए तो भैया देना ही देना है, ठीक है। अच्छा, रही बात जैसे टैक्सेस की, ठीक है, तो वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वो क्या है? उनका रेवेन्यू है, ठीक है, वो उनका रेवेन्यू है, और उसी रेवेन्यू को वो यूज कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो जो वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके बाद उसी को ही आगे वो यूटिलाइज कर देते हैं, बट कोई लिंक नहीं है कि हम परचेज करेंगे तो उसके बाद हमें आएगा रिटर्न, ठीक है। ऐसी कोई भी कनेक्शन अच्छे से बन नहीं पाता। ओके, ध्यान से देखना प्लीज इधर। इन मेनी पब्लिक सेक्टर undertakings there may be little direct relationship between revenue and expenditure, ठीक है, बहुत ही कम डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
दूसरी चीज, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स में नॉट बी कैपिटलाइज, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर कभी ना कभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या फिर एनजीओज, एनपीओज, इनकी कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी तो इनके जो एसेट्स होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं होते, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। देयर मे बी नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर। तो हम लोग यहाँ पर कर नहीं पाते अपना क्या कहती है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। मोर ओवर हर जगह पर ये रेलेवेंट भी नहीं होता, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर इट इज नॉट दैट रेलेवेंट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे रेलेवेंट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। देखो, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने अपनी रोड बनाई, ठीक है, मतलब लाइक हमारे लिए रोड बनाई, ठीक है। तो उन्होंने 1000 किलोमीटर तक बना दी, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक बना दी, ठीक है। अब पर रोड कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो सब जगह सेम होनी चाहिए या फिर चेंज होती रहनी चाहिए, मुझे बताओ। पर कंस्ट्रक्शन, पर किलोमीटर की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेम होनी चाहिए या फिर अलग अलग होनी चाहिए? ओके, ठीक है। अब अगर वो सेम जगह पे सेम, हम अगर लैंड प्लेन्स पे बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट जैसे जैसे एरिया चेंज होता जाएगा उसके पर किलोमीटर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में रोड बन रही होगी तो वो ज्यादा महंगी बनेगी कंपेयर टू किसी और रीजन में हम लोग जाएंगे, ठीक है। और कोई ऐसे एरिया हो सकते हैं जैसे मान लो कि कश्मीर, कश्मीर में जाके जो रोड्स बनेंगी वो बहुत ही एक्सपेंसिव बनेंगी। आपको पता है अगर कश्मीर वगैरह जाते हैं, ये हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, नीचे मान लो हमें एक मैगी मिल रही है, मैगी का होता है, ठीक है, पैकेट, मान लो हमें मिलता है वो 12 रुपए का, ठीक है। तो वही सेम पैकेट वहां पे जाके वो लोग 50, 60, 100 का दे रहे होते हैं क्योंकि ऊपर ले जाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो रोड कहाँ पे बन रही है। तो हम यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे कर सकते हैं, जिस जिस जगह पर रोड्स बनाई गई हैं वो किस एरिया को बिलोंग करती है और पर किलोमीटर की कॉस्ट में कितना कितना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा हाँ ठीक है, 50 नॉट फॉर 70। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं मैगी खाती ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात सिर्फ इतनी है कि पर किलोमीटर के अंदर ये जो चेंज आता जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर। याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कहीं पे भी हम कोई कंपैरिजंस कर सके या फिर कोई रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सके उसके बाद और प्रोसीजर्स लगा सके, दिस इज पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उनके जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे मान लो अगर उनके पास 10 व्हीकल्स हैं, ठीक है, अगर वो 10 व्हीकल्स हटाएंगे तो उसकी जगह पर 10 नए लेके आएंगे, ठीक है। तो जितने रिमूव हुए व्हीकल्स उसकी जगह पे जितने नए आए, ये भी क्या है, एक तरह का एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखो यहाँ पे आपके स्टडी मैट के अंदर भी यही दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी, मतलब हाईली रिकमेंड करूंगी, अपने आप एग्जाम्पल्स बना बना के मत लिखना, ठीक है। उसका एक रीजन है, मान लेते हैं कोई भी एक्स बंदा आपकी पेपर को चेक कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है आप ठीक लिख रहे हो, मैं आपकी नॉलेज को बिल्कुल भी डाउट नहीं करती, ठीक है। अब आपने अपने कुछ वर्ड्स लिखे, वो सामने वाला जो है वो उसके पास कितना कम टाइम होता है समझने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं समझ पाता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं समझ पाता तो आपका तो एक तरह से बहुत बड़ा लॉस हो गया ना। आप ठीक भी लग रहे हो, आप ज्यादा अच्छा भी लिख रहे हो, प्लीज ट्राई करो कि जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है, जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं उन्हीं को ही लिखो, ठीक है। प्लीज ये एक लास्ट वाली बस लाइन यहाँ पे रीड कर लो।
डन। चलो अब गाइज लिसन वन थिंग, मैं यहाँ पे आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, कसम से बता रही हूँ, प्लीज़ इनके साथ इंटर फाइनल कुछ भी, ठीक है। अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन बार बार तुम लोग पूछते हो, पीपीटी दे दो, पीपीटी दे दो। अरे मैं अपनी पीपीटी, मेरी कोई पीपीटी ही नहीं है, ये मैं अपनी ये बुक से पढ़ाती हूँ, मेरी कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है। मैं कोई पीपीटी नहीं यूज़ करती, और जो लिखा है मेरी बुक के अंदर, जैसे हर एक ऑथर की बुक होती है वो है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस कलर्स का मुझे शौक है, दैट्स इट, ठीक है। और आप इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टडी मटेरियल उठा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इधर देखना, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐसे 550, 60 और मेरा है 70, ठीक है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं ट्रेंड को एनालिसिस करूँ तो एक चीज़ मैंने एनालिसिस की है कि ना, इनमें से कोई एक आता रहता है, मतलब लाइक अगर 550 पूछ लिया, अगली बार 560 पूछ लेंगे, उसकी अगली बार 570 पूछ लेंगे, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 570 के आने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं। अब पक्का नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हो सकता है लोग 550 पूछ लें, बट ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 550, 560, 570। प्लीज़ लिख लेना, कभी भी छोड़ के मत जाना, एक दिन पहले भी ज़रूर पढ़ लेना। और मैं वही वाले क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगी जो कि पिछली बार, पिछले आज इतने टाइम से जो भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, वही आते हैं बार बार, तो मैं उन्हीं को ही डिटेल में करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, उन्हीं में से ही आता है, हर बार उन्हीं में से ही आता है। और लाइक मतलब मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सिर्फ 100 पेजेस के अंदर तुम्हारा ऑडिटिंग पूरा हो जाता है इंटर IPCC लेवल का। उसके बाद मतलब लाइक ऑब्वियसली वो कीवर्ड्स है, ठीक है, वो याद करो, और उसके बाद 100 पेजेस के अंदर तुम्हारी समरी वो याद करो, और बाकी सब आप रीडिंग जरूर करो, मतलब रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी मेरा 550 स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना, याद है तुम्हें क्या बोला था मैंने? कभी भी आपको अगर कोई भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है तो ट्राई करो कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर नहीं। हर स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मैं जहाँ जहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्टिव को फोकस करती हूँ ना, उनके ऑब्जेक्टिव ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं 550 की बात करूँ तो हाँ, इसका सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए आ सकता है तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 550 डील करता है मेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम इनकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, हमें इन रिलेटेड पार्टीज के बारे में भी बात करना है, और साथ साथ में इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस करी, ठीक है। इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पर आपके पास इसके AS हैं और इंडेस हैं, ठीक है। अब इंडेस की मैं बात नहीं करती, मैं अगर AS की भी बात करूं तो आपको AS देखना है कि अच्छे से कंप्लाइड है या फिर नहीं। बट ऑडिटिंग लेवल पर मैं AS में नहीं जाऊंगी, ठीक है। AS देखना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें एग्जाम में भी लिखना नहीं है कि AS क्या है और समथिंग, ठीक है। जहां तक मतलब थोड़ा बहुत अगर तुम ओवरव्यू दे दो तो दैट्स इट, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऑडिटिंग पॉइंट से हम एक लेवल आगे आ जाते हैं कि ठीक है, तुमने देख लिया कि AS क्या क्या बोलता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे इसका आप लोग ऑडिटिंग के अंदर क्या इंपैक्ट देखोगे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो ऑडिटर को देखना है कि जितने भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप हैं, इसके अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स
अच्छे से डिटरमाइंड होने चाहिए, ठीक है। अब आपको ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं ये कहाँ पे मिलेंगे? आपका एक चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपका एक स्पेशल क्वेश्चन है इंटर आईपीसीसी लेवल पर और फाइनल लेवल पर भी, ठीक है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। प्लीज इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बार बार वो लोग पूछ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस है, ठीक है। एक शॉर्ट समरी टाइप पे जरूर इसे कर लेना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। दूसरी चीज, ऑडिटर को कंक्लूड करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ए रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, नंबर 2 आर नॉट मिसलीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? ऑडिटर को देखना है कि कोई भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 2 से ये देखना है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देती हैं या फिर नहीं देती, और कोई भी मिसलीडिंग नहीं होती, ठीक है। उसके साथ साथ ऑडिटर को देखना है कि सारे के सारे एप्लीकेबल एफआरएफ अप्लाइड हैं या फिर नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हमारा जो भी AS 18 है वो अप्लाई होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। बस इतनी चीज। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट तो नहीं करते। उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, और साथ साथ में मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अगर FRF अप्लाई होता है तो वो ढंग से अप्लाई होना चाहिए। उसके रिलेटेड हमें सारे के सारे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव। अब दिक्कत कहाँ आती है? तुम लोग कीवर्ड भी याद करके जाओगे, ठीक है, और वहां पर जब लिखोगे, ठीक है, उसके बाद उसे अंडरलाइन नहीं करते, तो मुझे एक बात बताओ कैसे मार्क्स आएंगे? सामने वाले तुम इतना इजी कर दो एग्जामिनर के लिए पेपर चेकिंग प्रोसेस कि उसको पता ही ना चले उसने कितनी जल्दी तुम्हें, मतलब वो ज्यादा मार्क्स भी दे सकता है, मतलब लाइक ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। बट अब देखो, अगर आप उसका काम इजी कर दोगे, आप अपने कीवर्ड्स उसके सामने प्रेजेंट कर दोगे और वो अंडरलाइंड होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है प्रेजेंटेशन भी बढ़िया हो जाएगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब ऑडिटर को कुछ ना कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा यही प्रोसेस होता है, हम सबसे पहले आईसी को चेक करते हैं, उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हैं। आईसी अच्छे हैं बुरे हैं उसके बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमें सब्सटेंसिव आर्टिकल प्रोसीजर्स कितने करने हैं, ज्यादा करने हैं या फिर कम, ठीक है। तो अब जब हम ओवरव्यू टाइप ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितनी, रिलेटेड पार्टीज कितनी एग्जिस्ट करती हैं, कितने चेंजेस हुए हैं पिछले साल से, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, और क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। सेम चीजें आपके FRF में भी मेंशन्ड है और AS भी अच्छे से और ऐसे भी आपको सेम चीज ही बताता है, ठीक है। अब आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो कर रहे हो तो आईसी रिलेटेड आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ढंग से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो किया या फिर नहीं किया, ठीक है। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, शेयर इंफॉर्मेशन विद इन द एंगेजमेंट टीम, ठीक है। एंगेजमेंट टीम क्या होती है कि जैसे कि सीए के जितने भी उसके साथ आर्टिकल्स जो कि आने वाले हैं, ठीक है, कोई पेड स्टाफ, वो सारे के सारे एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, उन सबके साथ आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। आइडेंटिफाई एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल के रिस्क जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। ही में आइडेंटिफाई सम अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। अब यहां से आपका मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है जो आपके पास जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क, ठीक है। अभी हमने जो प्रोसीजर्स करे उसके बेसिस पे क्या हमें रिस्पॉन्सेज देने हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर इनकी हेडिंग्स पढ़वा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होती है कि ये नहीं पता कि ये तीनों अलग अलग क्या बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इफ ही आइडेंटिफाइज प्रीवियसली अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, मतलब कि कंपनी ने कुछ छुपाई हुई थी, ठीक है, कंपनी ने कुछ चीजें छुपाई हुई थी और ऑडिटर काम कर रहा था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहा था और उसके सामने कुछ रिलेटेड पार्टीज छुपी हुई आ गई। आप सोचो कोई बंदा कोई भी बात क्यों छुपाता है, ठीक है, प्लीज इतनी चीज।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट एज पर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, एंटिटी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो हुई है बट नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। अब तीसरी चीज जो कि मेरे से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एंटिटी ने खुद से बता दिया हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और खुद से बोला कि आर्म्स लेंथ पे है, मतलब नॉर्मल लेवल की ट्रांजैक्शन है। ओके, ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहला काम, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है, छुपाई हुई है काम एंटिटी ने। दूसरी चीज, रिलेटेड पार्टी नॉट एज पर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी तो है बट आर्म्स लेंथ पे नहीं है। तीसरी चीज, रिलेटेड पार्टी बीइंग आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी भी है, बता भी दिया, छुपाया नहीं, और साथ साथ में आर्म्स लेंथ पे भी किया। ठीक है, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है। ओके, अब इधर देखना, अगर ऑडिटर को कभी भी कोई ऐसी रिलेटेड पार्टीज दिखती हैं जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, ठीक है, मतलब कि छुपाई हमसे, ठीक है, हम काम कर रहे थे, हम तो ढूंढ भी नहीं रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, अपनी ऑडिटर्स जजमेंट यूज कर रहे थे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज कर रहे थे, और सामने रिलेटेड पार्टी सामने निकल के आ गई। अब आप बताओ आपका क्या इसके अंदर पूरा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी टीम को बुलाना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखो तुम परचेजेस चेक कर रहे हो ना, मैं सेल्स चेक कर रही थी और पता है मुझे रिलेटेड पार्टी मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अपनी पूरी की पूरी टीम को अवेयर कर दो। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, क्योंकि एक जगह पर आपको कुछ अनडिस्क्लोज्ड आइटम्स मिली हैं, तो अब आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा या फिर कम? मुझे इसका आंसर दो। तुम नॉर्मल काम कर रहे थे और ऑटोमेटिकली पता चलता है कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अनडिस्क्लोज्ड है, तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे सब्सटैंशियल प्रोसीजर ऑटोमेटिकली क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है, अच्छा, अब जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं, इनके रिलेटेड हमारा खतरा बहुत ही बढ़ जाएगा। देखो, उनने हमसे छुपाया रखा था, अब सामने आ गया, तो हमें ना अब ना गड़बड़े होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने क्या करी, टीम को बुलाया और बोला कि देखो हमें कुछ रिलेटेड पार्टी मिली है, तुम्हें भी फटाफट से इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और हमने अपने प्रोसीजर्स को बढ़ा दिया। अब हमारा जो खतरा है वो ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टीज को लेके बढ़ गया। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि जो आपको WRs मिले हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने एक बार झूठ बोली, तुम्हें बोली कि नहीं बोली? एक बात उन्होंने झूठ बोली, रिलेटेड पार्टी रिलेटेड, तो अब जो वो WR तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम उन पे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास करना कम कर दोगे। ठीक है, तो देखो 4 चीजें एसोसिएटेड है। नंबर 1, कम्युनिकेट विद इन द टीम, adopt more substantive procedure, consider risk of such other related parties and reconsider reliability of WR। ठीक है, ये 4 चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है। डन? मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत? ऑल ओके? ओके, related party transaction not as per normal business transaction। ओके, सबसे पहली चीज तो ये आती है यहाँ पे कि जो आपके रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन हुई है वो नॉट एज पर नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि आज मार्केट में जाओ तो एक कुरकुरे का पैकेट कितने रुपए का मिलता है? अब ये तो बता दो तुम, कितने का मिलता है एक कुरकुरे का पैकेट चाट पे? 5 रुपए का, 10 रुपए का नहीं आता था, 10 रुपए का। ठीक है, अच्छा अब देखना जरा, कोई एक रिलेटेड पार्टी है, उसको अगर ये, मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, ये 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट वो अपनी रिलेटेड पार्टी को देते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का। अच्छा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज्ड है? हाँ है। ट्रांजैक्शन है? हाँ है। बट क्या ये आर्म्स लेंथ है? मार्केट में दे रहे हैं वो 10 रुपए का, रिलेटेड पार्टी को वो दे रहे हैं 3 रुपए का, क्या ये आर्म्स लेंथ है? नहीं, ये आर्म्स लेंथ नहीं है।
ठीक है। तो अब ऐसे कोई भी केसेस, देखो ये कुरकुरे वाली बात तो बहुत छोटी हो गई, ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, जैसे कि रेंट रिलेटेड हो गया, ठीक है, परचेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जॉब वर्क के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ऐसे के अंदर ही वो लोग बाहर वाली पार्टी के कंपैरिजन में अपनी वाली पार्टी को कुछ फेवर दे रहे होते हैं, ठीक है। जब ट्रांजैक्शंस आर नॉट एज पर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो आपको उस केस के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, ठीक है, ये कुरकुरे वाला नहीं, जब भी आप देखो रेंट का जैसे एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, जॉब वर्क रिलेटेड अगर वो कॉन्टिन्यूएशन में करने वाले हैं तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना हुआ होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले काम क्या होगा कि इंस्पेक्ट करो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके साथ साथ देखो क्या क्या फ्रॉडरस फैक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉडरस फैक्टर को असेस करने के लिए प्रॉपर लेवल पर स्टेजेस मेंशन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, इंस्पेक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट, देखो क्या क्या फ्रॉडरस फैक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या क्या आपके अकाउंटिंग प्लस डिस्क्लोजर्स में चेंजेस आ जाएंगे, क्या क्या आपके एफआरएफ के अकॉर्डिंग कुछ आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप आर्म्स लेंथ पे नहीं कर रहे, एफआरएफ में अगर कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो प्लीज वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो ढंग से डिस्क्लोज्ड हैं अकाउंट्स के अंदर या फिर नहीं, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है आपकी रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है तो वो ढंग से डिस्क्लोज्ड है या फिर नहीं। दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है और आर्म्स लेंथ की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है और क्या है, आर्म्स लेंथ की ट्रांजैक्शन है। ऐसे केस के अंदर ऑडिटर को कुछ भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसका रीजन क्या है। जल्दी देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, नथिंग, जस्ट टेक एमआर, ओके। अब देखना, ये बात शायद तुमने कभी सुनी नहीं होगी, बट सोच कर देखो प्लीज, ये बहुत ही एक तरह से ऑडिटर वाली बात है ये, ठीक है। ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली बात है ये, ठीक है। रिलेटेड पार्टी की अगर कोई ट्रांजैक्शन है और वो अगर आर्म्स लेंथ की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है और आर्म्स लेंथ की ट्रांजैक्शन है, उसके बावजूद भी खुद बता रही है कंपनी, फिर भी मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऑडिटर को ऑब्टेन करने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, वो क्यों करनी है, क्योंकि हो सकता है शायद वो ट्रांजैक्शन हुई ना। यस, देयर आर मेनी केसेस जहां पर ट्रांजैक्शन सच में हुई ही नहीं होती, फेक रिलेटेड पार्टी को दिखा के, मतलब रिलेटेड पार्टी चलो ओरिजिनल है बट फेक ट्रांजैक्शन दिखा के कुछ ना कुछ अकाउंट्स की हेरा फेरी करने के लिए वो लोग, अब जैसे मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, आज की डेट में मान लेते हैं मेरे फेक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई मेरा भाई अपनी एक कंपनी बनाता है, उस कंपनी के अंदर उसको अपने एक्सपेंसेस दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, उसकी सिस्टर हूँ, तो मैं क्या हो गई, उसकी रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अब वो क्या करता है, मुझको ना उसे एक्सपेंसेस दिखाने थे प्लस उसे कुछ पैसों की भी हेरा फेरी करनी थी, तो उसने क्या किया, मेरे को 50,000 पर मंथ की सैलरी इशू करनी स्टार्ट कर दी। अब बताओ क्या ये रिलेटेड पार्टी है, हाँ है। क्या ये आर्म्स लेंथ पे है, हाँ है, आर्म्स लेंथ पे है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लिख रखा है, मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं और ऑटोमेटिकली ये आर्म्स लेंथ है। बट यहाँ पे एक देखने वाली बात क्या है, क्या मैंने वो सच में कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी, क्या वो सच में सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, क्या वो सच में प्रोडक्ट्स इशू करे गए हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन, राइट। तो आपको ये वाली चीज देखनी है यहाँ पे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको जरूर लेने हैं। अब बात वहां पे खत्म नहीं होती, आपको WR भी लेना है और कम्युनिकेट किसको करना है, टू TCWG, डन। Okay. Evaluation of accounting for and disclosure of identified related party transactions, ठीक है, related party relationship and transactions। अब ऑडिटर को क्या करना है कि ये जितने भी रिस्पॉन्सेस करेगा और इन दी एंड ये कंक्लूड करना है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, वो ढंग से बने हुए इवेल्युएटेड हैं या फिर नहीं,
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो ढंग से अकाउंटेड होनी चाहिए और डिस्क्लोज होनी चाहिए एज पर एफआरएफ, ठीक है। आपका जो भी एस 18 बोलता है जैसे नोट्स टू अकाउंट, तो उसके अंदर वाली चीज मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। वेदर द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। ओके गाइस, मुझे एक बात बताना, एक बार कोई ऐसा बच्चा जिसको ओपिनियन में दिक्कत आती हो, ओपिनियन कैसे देते हैं, क्योंकि मैं आज सारे के सारे ओपिनियन रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे बस इतना बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसे ओपिनियन में दिक्कत आती हो। ओके काफी सारे हैं, ठीक है। देखो मैं टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर तुम्हें ओपिनियन हमेशा के लिए याद करा दूंगी, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ ओपिनियन, राइट, ठीक है। सिर्फ 4 से 5 मिनट, ठीक है। कंडीशन क्या है, तुमने कभी पहले एक बार तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सबसे पहली बार ही यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। डन। अच्छा इधर देखना प्लीज, सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर एक छोटा सा ना, मैं यहाँ पे तुम भले अपनी, अगर तुम्हारे पास बुक है तो प्लीज एक समरी टाइप बना लेना, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। इधर देखो प्लीज। अब ये जो तुम्हें ओपिनियन में दिक्कत आती है, मैं इसके लिए हेल्प कर रही हूँ एक, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले तो आप 2 वर्ड्स याद करो, नंबर 1 मटीरियलिटी और नंबर 2 परवेसिव, ठीक है। 2 चीजें याद रखनी है, नंबर 1 मटीरियल, नंबर 2 परवेसिव, ठीक है। ये मुझे क्यों रिक्वायर्ड है आज, इसलिए ओपिनियन बताना पड़ रहा है, क्योंकि 550, 560, 570 तुम आगे कर ही नहीं सकते जब तक ये नहीं पता, ठीक है। 2 चीजें समझ आ गई, मटीरियल, परवेसिव, 2 वर्ड्स, ठीक है। अब बताती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहली चीज तो आपको इसके भी, अगर मैं बेसिक लेवल पे और इसके नीचे भी एक लेवल जा रही हूं मैं, इमैटेरियल, ठीक है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये तुम्हें समझने में हेल्प करेगा। देखो तो क्या है कि कोई भी गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कोई भी गड़बड़, ठीक है, ऑब्वियसली अगर गड़बड़ होगी तभी हम ओपिनियन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी गड़बड़ है तो सबसे पहले आप उसे स्टेजेस में नापते हो, ठीक है। अगर वो गड़बड़ बहुत ही बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, या वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार सोचो, एक कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी, उसके अंदर से किसी ने 10 रुपए की चोरी करी, मुझे लिख के बताना ये चीज इमैटेरियल है, मटीरियल है कि परवेसिव है। मतलब ये लेवल 1 की गड़बड़, ये लेवल 2 की गड़बड़, ये लेवल 3 की गड़बड़। आपको 10 रुपए की चोरी करी, ये लेवल 1 की गड़बड़ है, 2 की गड़बड़ है या फिर 3 की गड़बड़ है, इमैटेरियल। ओके 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 डन। अच्छा अभी देखो इधर, एक कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी जिसके अंदर से 2 करोड़ की चोरी करी, ये मटेरियल, ये लेवल 2 की गड़बड़ लग रही है या फिर लेवल 3 की गड़बड़ लग रही है तुम्हें? ये लेवल 2 की गड़बड़ है। देखो 1000 करोड़ की है, ये बहुत इनके पास पैसा है, चोरी 2 करोड़ की हुई है, ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगी। अच्छा ये बताना मुझे, 1000 करोड़ की कंपनी जिसके अंदर से 950 CR की चोरी हुई, ये लेवल 1 की गड़बड़ है, 2 की या फिर 3 की? 3 की। अच्छा आपको पता है आपने 3 वर्ड सीख लिए, इमैटेरियल, मटीरियल एंड परवेसिव। ओके ध्यान से सुनो प्लीज। अगर कोई ऐसी चोरी, ऐसी, अब ये देखो ये जो चीजें हैं, तुम्हें मैंने एक लाइव एग्जांपल दिया तभी तुम्हें ये वाली बात तुम समझा पाए, ठीक है। तो तुम जो आज तक नहीं समझ पाए, कितना भी पढ़ने के बाद नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं ये क्लासेस ऐसे देखती हूँ कि जैसे एक बच्चा जो कि सेल्फ स्टडी वाला आया है, ठीक है, अभी तुमने कितनी भी क्लासेस, लेक्चर कुछ भी देख लिया हो, बट उसके बाद भी नहीं समझ आया। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें लिखी हैं, ठीक है। और कोई भी जहां मैं नहीं समझा सकता विदाउट एनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। आज तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया,
अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चूज करना कि कौन सी चीज इमटेरियल है मटेरियल है परवेसिव ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करेगा और उस टाइम पे डिपेंड करेगा, ऑडिट फील्ड के अंदर जाके डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि जो भी गड़बड़ है वो इमटेरियल है मटेरियल है या फिर परवेसिव है, ठीक है। अब इमटेरियल बिल्कुल भी कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, मटेरियल थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, और परवेसिव एक ऐसी चीज जिससे बहुत ही भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो वो जो बहुत ही भयंकर इंपैक्ट के हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है कि बहुत ही मेजर इंपैक्ट की कंपनी के ऑपरेशंस पर सब कुछ खत्म हो जाए, वैसे वाले इंपैक्ट को बोला जाता है परवेसिव, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता हर चीज जो की गड़बड़ हो वो डायरेक्ट परवेसिव ही हो सकता है कुछ चीजें मटीरियल हो, ठीक है, हो सकता है कोई चीजें बिल्कुल इमटेरियल। ओके, मुझे बताओ ये 3 वर्ड समझने में किसी को भी दिक्कत आई? ओके, नो, राइट, ठीक है। अब एक और चीज, हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां पे आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए, हो सकता है कंडीशन नंबर 2 आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना हो, ठीक है। बस इतनी चीजें ध्यान में रखना, हो सकता है आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए और हो सकता है आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना हो। अब यहां पर देखना, इसमें प्रैक्टिस में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा। देखो, अगर हम अनक्वालिफाइड या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो पहले तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ऐसी कंपनी के अंदर तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिट करने के लिए जाओ और कोई भी गड़बड़ी ना, ठीक है। प्लीज, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, बट वो जो गड़बड़ है वो इमटेरियल है, ठीक है। बट क्या है आपकी गड़बड़? इमटेरियल गड़बड़े हैं, ठीक है। छोटी मोटी गड़बड़ तो कहीं ना कहीं चलती रहती है और इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इतनी बात हुई। अब दिक्कत तुम्हें कहां से आती है? मॉडिफाइड के अंदर। मॉडिफाइड के अंदर मेरे जो ओपिनियन है वो है क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो मटेरियल बातें हैं, तीनों के अंदर मटेरियल, ठीक है। अब बात आती है परवेसिवनेस की, ठीक है। परवेसिव है मतलब बहुत ही भयंकर वाली गड़बड़। अब लास्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मेरा ऑडिट एविडेंस। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ डाउट है कि बातें मटेरियल हैं, मटेरियल के आगे एक स्टेप और हो गया, वो है परवेसिव, ठीक है। तो हम इन्हें लिखते हैं मटेरियल एंड परवेसिव है। मतलब पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ मटेरियल है बट पता चलता भैया ये परवेसिव है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को कॉन्टिन्यूएशन में यूज करते हैं। उसके साथ साथ मैं अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाई और यहां पे मुझे अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया, तो इनके बीच का सब डिफरेंस कितना है? मटेरियल, परवेसिव और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया, मटेरियल, परवेसिव और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर बातें ऐसी हैं मटेरियल हैं बट परवेसिव नहीं है। कुछ लिखना चाहती हो तो प्लीज ये लिख लो, ठीक है। ये टेबल तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं ओपिनियन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है तुम्हें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया हो सकता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना हो। दोनों केस के अंदर आप क्या लगाते हो? क्वालिफाइड। दैट्स इट। मुझे बताओ किसी को भी कोई दिक्कत आई? ये टेबल अपने पास जल्दी से बना के रख लो।
ठीक है, तो आपका एडवर्स कब आता है और डिस्क्लेमर कब आता है, किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑडिट एविडेंस के ऊपर। चलो अब यहाँ पे मैं अपना स्टैंडर्ड कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा बताओ मुझे, ये तुम्हें तरीका इजी लगा क्या जो मैंने अभी बताया? Okay. Whether the identified related party transaction properly accounted for and disclosed as per FRF. Whether the effect of the related party transactions and relationship prevent financial statement from achieving true and fair view या फिर cause the financial statement to be misleading for compliance framework. ठीक है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जब ऑडिटर ढंग से कंक्लूड नहीं कर पाता तो वो इम्पैक्ट डाल देता है अपने ऑडिट ओपिनियन के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग ऐसे 560 शुरू करें। मैं कोशिश करूंगी आज जल्दी करूं क्योंकि कल तुम लोग बोल रहे थे। ओके 560 ध्यान से सुनना। Objective of the auditor are to obtain sufficient appropriate audit evidence where the events occurring between the date of financial statement and the date of audit report. ठीक है, प्लीज यहाँ पे जो फोकस है ना वो क्या है, बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको ना समझने के लिए आपको कुछ चीज यहाँ पे देखनी है। क्या एक्चुअल में प्रोसेस रहता है, रियलिटी में भी यही होता है। ठीक है, ये कह सकते हो तुम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर भी बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये वाली चीज जो आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी टाइम सीरीज है और ऐसे ही होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ना ये मेरा फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 31 मार्च। ठीक है, ये हो गया खत्म, बुक्स बंद। ठीक है, अब बताओ मुझे 31 मार्च बुक्स बंद हो गई, इसके बाद क्या होता होगा? मुझे पता तुम्हारा गलत ही आंसर आएगा, बट एक बार बताओ मुझे 31 मार्च जब बुक्स बंद हो गई तो उसके बाद क्या होता होगा? ओके 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 राइट, गलत मतलब ऑडिट नहीं होता इसके बाद। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ थी, यहाँ पे ना ऑडिट नहीं होता। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ठीक है, यहाँ पे अप्रूवल नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको आगे ऑडिट के लिए अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, अप्रूवल फॉर ऑडिटिंग है ये। ठीक है, ये एक बीच में प्रोसेस जरूर आता है जो कि हम लोग मिस कर देते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम लोग इसे भूल जाते हैं कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आपका अप्रूवल होता है ये जाती है ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी ऑडिटर आता है और ऑडिट करता है। ठीक है, अभी देखो ऑडिटर को दी और यहाँ पे ऑडिट हो रहा है और यहाँ पे ये ऑडिट चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन। ठीक है, अब मुझे बताओ जब यहाँ पर हमने बना ली ऑडिट रिपोर्ट तो इसका क्या होता होगा? ये कहाँ जाती है ये ऑडिट रिपोर्ट? ये ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर बनाता है ये किसको देता है? ओके ध्यान से सुनना, ये ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। ठीक है, डायरेक्ट खुद से सर्कुलेट नहीं कर सकता वो, उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बताओ क्या क्या चीजें हो गई? उसके पास हो गई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके पास हो गई उसकी ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट को भी अटैच करते हैं। ठीक है, थोड़े और दिन लगाते हैं ये लोग। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट अटैच करता है और उसके बाद बताओ क्या करता है यहाँ पे अब एजीएम के लिए नोटिस जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो लोग मेंबर्स को दे देते हैं जो भी उनका पूरा प्रोसेस है 21 डेज वाला। ठीक है, डन, इतनी बात समझ आई अभी तक? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे होती है मेरी एजीएम, तो ये वाला प्रोसेस भी काफी बड़ा होता है। ठीक है,
मुझे बताओ, इतना किसी को भी समझने में दिक्कत तो नहीं आई? अब अच्छा, एक चीज मैं भूल जाऊं, इससे पहले बता रही हूँ, कुछ बहुत सारे बच्चों को आज नहीं आया था ये मैसेज, ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। मुझे नहीं पता कोई जो भी दिक्कत थी या और समथिंग, ठीक है। तो मैं लास्ट में इंस्टीट्यूट का नंबर भी डाल दूंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी अगर चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो वो भी ऐड हो सकता है, ठीक है। मैसेजेस नॉट कमिंग फॉर क्लास, ओके। हम लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सब लोग ऐड हो जाओ और मैं खुद उसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मेरे पास ये जो बीच का प्रोसेस है ना, जहां पर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा 31 मार्च, ये बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ इशू, यहां तक का, ठीक है। ये पूरे के पूरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। बट ऑडिटर की जो जिम्मेवारी है ना, वो पता है कहां तक की है? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट तक की, ठीक है। प्लीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी कहां से है? 31 मार्च से लेके एजीएम तक की जिम्मेवारी है, यहां तक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है। बट हमारी कहां तक की जिम्मेवारी है? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट तक, ठीक है। बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हमने इधर भी कुछ काम करना पड़ सकता है, ठीक है। डन। अब इधर तुम्हें बेसिक समझ आ गया कि हमारी जिम्मेवारी कहां तक की। अब देखो यहाँ पे जैसे बात आई मेरे पास बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी बना चुके हैं, उसका ऑडिट चल रहा था और बीच में पता चलता है कि आग लग गई, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ी चीज है कि आग लग चुकी है और 50% जो है कंपनी पूरी की पूरी जल चुकी है। ये वाली चीज क्या कंपनी तक जानी चाहिए फिर नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए। आप लोगों के एएस वगैरह भी बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लीज, ये हो गया। अगर यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट तक कुछ भी चीज होती है तो जिम्मेवारी किसकी है? ऑडिटर की है। और ये वाली चीज जानी चाहिए किस तक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड ये जिम्मेवारी है, तो ऑटोमेटिकली मेंबर्स तक ये वाली बात जानी चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जहां पे facts became known to the auditor after the date of audit report, after financial statement are issued, on the audit report date, before financial statement are issued, ठीक है। तो अब इधर देखना जरा, तुम्हें याद है कि यहां पर ऑडिट रिपोर्ट की डेट, यहां पर हुई एजीएम, और साथ साथ में यहां पर एजीएम के बाद जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? मेंबर्स तक पहुंच गई, इशू हो गई, ठीक है। तो आपको तीन चीजें समझ आई। फर्स्ट प्लॉट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट डेट। नंबर 2 एजीएम तक। नंबर 3 एजीएम के बाद, ठीक है। तो अब आपके पास तीन प्लॉट्स अराइज होते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन, ऑडिट रिपोर्ट वाला दिन से लेके जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई। नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद का दिन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे जो कि बाद में हमें पता चले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो जनरली देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी कब तक की है? सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट डेट तक की, ठीक है। बट यहां पे क्या है? Facts are such that had it been known to the auditor at the date of audit report, अगर ऑडिटर को ये वाली बात ऑडिट रिपोर्ट डेट पर पता चल जाती तो इसकी वजह से इसके ऑडिट रिपोर्ट पर इंपैक्ट आ गया होता, ठीक है।
अब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि हमें थोड़ी क्रिटिकल लगती है कि अगर वो मुझे बात ऑडिट रिपोर्ट डेट पर पता चल जाती तो शायद बातें कुछ और होती, मैं शायद अपने ओपिनियन को चेंज कर देता या फिर कुछ भी चेंज कर देता। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इस मैटर को विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, किस किस को डिस्कस करना है, मैनेजमेंट एंड TCWG। क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, ठीक है, तुम कुछ चेंज करना चाहते थे बट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, इशू। बट एज एन ऑडिटर तुम्हारी क्या जिम्मेवारी बनती है, तुम्हारी सिर्फ इतनी जिम्मेवारी बनती है कि तुम सबसे पहले डिस्कस करो। अब उस डिस्कशन के अंदर क्या क्या आएगा, नंबर 1 क्या मैटर है, ठीक है, क्या क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करने की, ठीक है, क्या मतलब हमें करनी भी चाहिए चेंज या फिर नहीं करनी चाहिए, और नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 चीजें। नंबर 1 सब्सिक्वेंट इवेंट, मतलब कि क्या मैटर है। नंबर 2 ये डिटरमाइन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस होने भी चाहिए या फिर नहीं। नंबर 3 क्या ट्रीटमेंट रहनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमें डिस्कशन करने का एक एजेंडा मिल गया। ठीक है, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गई और मैनेजमेंट एंड TCWG खुशी खुशी तुम्हारी बात मान ले। ठीक है, इशू होने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट TCWG तुम्हारी बात खुशी खुशी मान ले। ठीक है, अगर वो मान लेते तो ठीक है, नहीं मान लेते तो फिर देखते हैं हम। If management and TCWG inform about the situation to everyone in receipt of previous financial statement and amend the financial statement, तो ठीक है, हम भी अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। देखो दोबारा से देखते हैं, हमारे पास कंपनी के अंदर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी और वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने इशू किसको करी थी, मैंने ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करी थी टू द मेंबर्स। अब पता चलता है कि भैया सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं। अब वो जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट एंड TCWG है वो मान नहीं रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करने के। ओ सॉरी, हमने ये वाले जाके बात उनसे डिस्कस करी। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया तो वो खुशी खुशी मान जाते हैं कि हाँ हम लोग चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अगर वो लोग चेंजेस कर देते तो हम लोग क्या दे देंगे, अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो लोग नहीं मानते चेंज करने के लिए तो टेक एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कि आपके ऑडिट रिपोर्ट पर कोई भी विश्वास ना करे। ठीक है, अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है जब भी किसी छोटे बच्चे का नामकरण टाइप होता था, ठीक है, तो बाद में कभी उसका नाम चेंज कराया जाता था तो न्यूज़पेपर के अंदर बोलते थे हम एक इश्तिहार टाइप निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के अंदर जनरली इट्स बीन एक्सेप्टेबल कि जो चीज़ न्यूज़पेपर के अंदर आ गई, ऑफिशियल आपके कोई गेजेट के अंदर आ गई, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि सबने उसे पढ़ लिया। ठीक है, तो ऑडिटर ऐसे केस में क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार टाइप लिखवा सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर विश्वास नहीं करना, मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि आप इसके ऊपर प्लीज कोई भी विश्वास करो, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्या, ये बताना मुझे, समझ आ रहा है? रिपीट, ओके, मैं लास्ट टाइम रिपीट करती हूँ। चलो हम इसे ना सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम बस इतना याद रख लो, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कुछ इवेंट्स हुए। अब ऑडिट रिपोर्ट तुम बना चुके हो, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे आगे भेज भी दिया मेंबर्स को। ठीक है, पर तुम्हें ना बाद में पता चलता है, अगर ये बातें मुझे पहले पता चलती ना तो पता है मैं उसके अंदर चेंजेस कर लेता। ठीक है, मतलब क्या है कि भैया कुछ गड़बड़े थी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स थी, अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम्हारे ओपिनियन में चेंज आ जाता। अब तुम्हें तो बाद में पता चला है, बातें तो भैया मेंबर्स तक जा चुकी है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करें, ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं, देखो ये है मैटर, ठीक है, इसकी वजह से क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज, क्या वो ढंग से अमेंड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैसे अमेंड होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीजें, मैटर्स, वेदर नीड टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरी चीज क्या है, ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर मैनेजमेंट TCWG आपकी इस बात से सहमत हो जाते हैं तो भाई बहुत बढ़िया है, उन्होंने नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको देने का ट्राई करा है, तो तुम अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट बना के भी दे दो।
ठीक है। अब अगर वो बात नहीं मानते तो देखो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक मेंबर के घर पे थोड़ी जा सकते हैं, सुनो सुनो वो जो तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट आई है ना वो ठीक नहीं है, उस पर विश्वास मत करना, ठीक है। या हमारे पास सारे मेंबर्स के रिकॉर्ड थोड़ी है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार दे देंगे और अपने आप को सेफ कर देंगे। हो सकता है हम इससे मेंबर्स की हेल्प ना कर पाए, बट एटलीस्ट अपने आप को तो सेफ कर देंगे ना। हमने एक इश्तिहार निकलवा दिया था कि जो ऑडिट रिपोर्ट है प्लीज उस पर विश्वास मत करना, ठीक है। अभी बताओ टाइमलाइन, ये इवेंट यार ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद हुआ होगा ना। 31 मार्च कहाँ आया, ये देखो यहाँ पे है ये वाला इवेंट। तुम लोग कहाँ पे होते हो, किस किस इधर देखो ये एजीएम, ठीक है। इसके बाद ठीक है यहाँ पर एजीएम हुई, मेंबर्स तक ये रिपोर्ट चली गई, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट भी चली गई होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चली गई होगी। फिर उसके बाद तुमने बोला कि भैया कुछ चेंजेस करने हैं, मैनेजमेंट को बोला प्लीज हमारे चेंजेस करा दो, वो उसके साथ डिस्कस करो, वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर क्या करना पड़ेगा, इश्तिहार दे दो, दैट्स इट। ओके चलो आगे देखते हैं। अभी देखो इधर ऑन ऑडिट रिपोर्ट डेट, ठीक है। ये देखना प्लीज, इसमें कंफ्यूजन तुम्हें बड़ी ज्यादा होती है। ऑन ऑडिट रिपोर्ट डेट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। देखो अब हम कहाँ पे होंगे टाइमलाइन के अंदर, एक तो ये, उसके बाद अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई है, हम इस डब्बे के अंदर हैं, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास है, मेंबर्स के पास है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, बताओ मुझे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब मतलब कि अभी हमारे पास, या हम इसके साथ कुछ भी मतलब हमने ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वैसे तो भैया ऑडिट रिपोर्ट की डेट है तो हमारी कोई ज्यादा जिम्मेवारी बनती नहीं है, बट आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी प्लीज आप अमेंड कर लो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी मान जाते हैं अमेंड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करी तो आपको भी क्या करने पड़ेंगे, न्यू प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और साथ साथ में अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी मेंबर्स तक ही नहीं गए, पहले हम लोगों ने ये वाली चीज कर ली, ठीक है। अब ये जो न्यू रिपोर्ट होगी वो कैसी होगी, देखो इधर देखना। अच्छा मैं विजिबल हूं तुम्हें कैमरा में, नो कैमरा में विजिबल हूं, अच्छा। ये देखो आपके पास दो तरीके होते हैं ऑडिट रिपोर्ट को देने के, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो क्या है, एक नई ऑडिट रिपोर्ट, अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट, ठीक है। मेरी ये पुरानी ऑडिट रिपोर्ट थी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ध्यान से सुनो प्लीज, ये मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने एक और ऑडिट रिपोर्ट इसके साथ लगा दी, ठीक है। देखना प्लीज, मैंने क्या किया है, एक ऑडिट रिपोर्ट थी, मैंने इसके साथ एक और ऑडिट रिपोर्ट लगा दी, ओके। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किसी और डेट की बनी होगी, उसके बाद मैंने और प्रोसीजर्स करे और साथ साथ में एक और ऑडिट रिपोर्ट लगा दी। तो मुझे बताओ कितनी डेट्स होंगी यहाँ पे, एक डेट होगी या फिर दो डेट होंगी, दो डेट्स होंगी, इसको बोला जाता है डुअल डेटिंग, ठीक है। ओके अब इधर देखो केस 2, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट वही वाली, ठीक है। मैनेजमेंट मान गए, मैंने क्या किया, इसको फाड़ दिया, ठीक है। मैं फाड़ नहीं रही, ठीक है, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। ये फाड़ दिया मैंने, इसको बिल्कुल ट्रैश में फेंक दिया मैंने।
दोबारा से एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ठीक है, दोबारा से एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, इकट्ठे करी और क्या किया मैंने, उसे भेज दिया, ठीक है। अब बताओ कितनी डेट्स होंगी, 1 डेट, ठीक है। बात समझ आई? तो मैंने पहले केस के अंदर क्या किया था, ये ऑडिट रिपोर्ट, इसके साथ मैंने एक और ऑडिट रिपोर्ट अपनी डाल दी, ठीक है। तो मेरे पास 2 डेट आ गई, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर मैंने क्या किया, पहली वाली ऑडिट रिपोर्ट को फेंका, नई वाली ऑडिट रिपोर्ट अपने पास लेके आई और वो नई वाली ऑडिट रिपोर्ट को मैंने इशू कर दिया मेंबर्स। क्लियर? डन? तो आपके पास 2 तरीके होते हैं हमेशा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमेशा 2 ही तरीके होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और चीज यहां पे याद रखना, जब आप 2 डेट्स डाल रहे थे, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बट जब आपने एक डेट डाली, मतलब पुरानी वाली पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट को फाड़ा और न्यू वाली ऑडिट रिपोर्ट बनाई, तो उस केस के अंदर एक बार ध्यान से सोचना, ये वाली बात मेंबर्स तक जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए, ये वाली बात मेंबर्स तक जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए, ये वाली बात मेंबर्स तक जानी चाहिए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ईओएम पैरा का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा ईओएम पैरा है, ओएम पैरा है, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये तभी यूज किया जाता है जब आप अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हो, ठीक है। अगर आपकी मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो आप इसका यूज नहीं करते, ठीक है। अब ईओएम ओएम पैरा तो मैं आपको तभी करा सकती जब हम लोग 700 की सीरीज करेंगे, ठीक है। अभी मैं वो वाली चीज नहीं करा सकती, बट इतना समझ लेना, अपने माइंड में हमेशा याद रखना, जब भी अनक्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, ये ईओएम पैरा या फिर ओएम पैरा तभी लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, ठीक है। डन? अच्छा, अब देखो, एक सिचुएशन आई, हम बातचीत कर रहे थे, हमने बोला कि प्लीज आप ना अमेंड कर दो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि मैनेजमेंट ने अमेंड करने से मना कर दिया, बोला कि हम कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब एक तो कंडीशन हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट थी वो अभी तक आपने दी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि याद करो, मैंने बहुत एम्फसाइज किया था ऑन द ऑडिट रिपोर्ट डेट, ऑन द ऑडिट रिपोर्ट डेट, मतलब वो आज का ही दिन है जब आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता चला, तो आज ही आप ऑडिट रिपोर्ट देने वाले थे और उससे पहले आपको पता चल गया, तो फटाफट से ना अपने ओपिनियन के अंदर चेंज कर दो और उसे क्या कर दोगे तुम लोग, मॉडिफाई, ठीक है। क्योंकि बातें तुम्हें कुछ ना कुछ तो मटेरियल लगी होंगी, अब नहीं पता कि परवेसिव है या फिर नहीं, ठीक है, बट कुछ तो बातें तुम्हें मटेरियल लगी होंगी जो कि तुम यहां तक आए हो, तो आप क्या कर दो, इसे मॉडिफाई द ओपिनियन। ओके, ईओएम पैरा, ओएम पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, बेसिकली कुछ ऐसी बातें जिस पे ऑडिटर मेंबर्स की अपनी, कहते हैं कि मेंबर्स को कुछ हिंट देना चाहते हैं, मेंबर्स को बताना चाहता है, मेंबर्स को इंडिकेट करना चाहता है किसी चीज के रिलेटेड, तो वो ईओएम ओएम पैरा का यूज करता है। जब हम अपना 700 की सीरीज करेंगे तब मैं डिटेल में जरूर बताऊंगी, ठीक है। ओके, अब दूसरे केस के अंदर अगर तुम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट को प्रोवाइड कर दिया एंटिटी को और वो नहीं मान रहे कुछ भी चेंजेस करने के लिए, तो आपको फटाफट से नोटिफाई करना है टीसीडब्ल्यूजी को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि प्लीज आप किसी भी थर्ड पार्टी को ये इशू मत करना। अगर फिर भी इशू कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, स्टिल इशू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, ठीक है, मतलब हम इश्तिहार दे देंगे, ठीक है। अब क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था, यहां पर अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे और उन्होंने इशू, आपने चेंजेस करने से मना कर दिया, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोबारा से भेजने पे मना कर दिया। जिस भी केस में तुम अपने ऊपर एक सेफगार्ड रखोगे और वो सेफगार्ड क्या होगा कि आप स्टिल इशू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, ठीक है। डन? क्लियर? किसी को दिक्कत ऐसे 560 के अंदर? बताओ। डन? आगे चले।
नुपुर त्यागी मैम प्लीज, क्या चीज? समराइज ओके डन। चलो लास्ट टाइम हम लोग समरी करते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद 570 उठाने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे मत मिस करना, ठीक है। अच्छा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑडिटर ने जब भी चाहा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अब हम लोग ना कुछ नहीं करेंगे, बस मेरी बात सुनना तुम, ठीक है। ऑडिटर की कोई भी वैसे तो जिम्मेवारी नहीं बनती कि जब उसने ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसके बाद वो कुछ भी करे, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज के अंदर डाल दिया, इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद फैक्ट दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कुछ ऐसी बातें जो कि ऑडिटर को पता चली आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो दो चीजें समझ लो। अब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी हमने दो सेक्शंस डाल दिए, वो क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया on the audit report date before the date financial statement are issued, और second criteria after the date financial statements are issued, ठीक है। दो चीजें समझ आ गई। मतलब पहले केस के अंदर ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में है या फिर ऑडिट रिपोर्ट वाली डेट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू नहीं करी है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू कर दी है। अब अगर तो ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इशू हो चुकी है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, बट हम फिर भी डिस्कस करेंगे। तीन चीजें कौन सी डिस्कस करेंगे? नंबर 1 मैटर, क्या हमें कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और नंबर 3 क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट TCWG हमारी बात से सहमत हो जाते हैं, हाँ हमने गलत दे दी थी बाकी सारी कंपनी वालों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक काम करते हैं हम दोबारा से नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देते हैं जिन को हमने पुरानी वाली दी थी, और एक काम करो ऑडिटर, तुम भी अपनी एक नई ऑडिट रिपोर्ट दे दो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या आता है कि ना भैया अड़ गए हैं, मैनेजमेंट TCWG चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर टेक एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे कठोर स्टेप लेने पड़ेंगे कि आपके ऊपर कोई, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई भी विश्वास ना करे। तो अब कैसे होगा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई भी विश्वास ना करे? आप एक मेंबर के पास नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे? एक इश्तिहार टाइप दे दोगे, डन, ठीक है। आपकी अपनी जिम्मेवारी से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरी क्या, कौन सा केस था? ऑन ऑडिट रिपोर्ट डेट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशू। अभी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स तक नहीं गई है, तो चांसेस है कि चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, वैसे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम लोग डिस्कस किससे करेंगे? मैटर वेदर अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरी चीज ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट TCWG अमेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक काम करो, हम भी और प्रोसीजर्स करते हैं और अमेंड कर देते हैं अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट के साथ, ठीक है। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो दो तरीके से होगी। नंबर 1, अमेंड ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट। ओके, इधर देखो, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इसके साथ मेरी एडिशनल मैंने क्या किया, एक और ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे लगा दी, ठीक है। क्या किया मैंने? ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट, मैंने इसके साथ साथ एक और ऑडिट रिपोर्ट लगा दी। कितनी डेट्स हो गई? 2। दिस इज नोन एज डुअल डेटिंग। अब ये वाली ऑडिट रिपोर्ट मैंने इसे फाड़ा और इसकी जगह पर मैंने एक नई ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो कितनी होंगी यहाँ पे डेट्स? एक डेट होगी। अब डज नॉट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या होता है, दूसरे केस के अंदर मैनेजमेंट TCWG अमेंड करने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर ऐसे 570 हम लोग रिवाइज करेंगे, रिवाइज वाला करेंगे, नए वाला, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर ओके डन। इधर देखो, डज नॉट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट येट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, ठीक है। अगर अभी हमारे पास ये है तो हम फटाफट से उसके अंदर अपना ओपिनियन वगैरह चेंज करके दे देंगे। अगर हम लोग दे चुके हैं और वो नहीं मान रहे चेंजेस करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? TCWG को कम्युनिकेट करेंगे और साथ साथ में बोल देंगे स्टिल इशू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, ठीक है। कैसे भी करके आप एक काम करो कि आप इश्तिहार वगैरह दे दो और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मुक्त हो जाओ, डन। ये मेरा 560 है। अब हम लोग रिवाइज इससे 570 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एप्लीकेबल है और वो मुश्किल भी है।
अच्छा, प्लीज गिव 2 minute ब्रेक. देखो मैं चेंजेस तो नहीं बता सकती ओल्ड और न्यू के अंदर, रीजन बीइंग तुम्हें चेंजेस करके करना क्या है, ठीक है, पहली बात तो ये. तुम्हें डायरेक्ट लिखने के लिए आएगा ना. हाँ, ओल्ड किया हुआ है ना आपने, तो ना लास्ट में ना ये एक मटेरियल एमयू वगैरह रिलेटेड, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ठीक है. तो एक तरह से डिस्क्लोजर के अंदर चेंज आया है अब. यही एक नई चीज है सीखने वाली यहाँ पे, ऑडिटर कंक्लूजन. बुक्स आर ओल्ड. ओके. अच्छा, एक और चीज, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उसी पे ही आपको भेजूंगी अब, ठीक है. और किसको भी जानते हो प्लीज उनको भी ऐड कर लेना, ठीक है, जो भी लोग मतलब थे इसका पार्ट, बिकॉज बहुतों को नहीं आ रहा लिंक. चलो अभी हो गया 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है. हम लोग यहाँ पे ऐसे 570 शुरू कर रहे हैं, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके करा लूँ. और ये वाली जो समरी है आप लास्ट में ये नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है. अच्छा, इधर देखो, गोइंग कंसर्न. सबसे पहले तो देखो भैया, गोइंग कंसर्न होता क्या है. नंबर 1, ये सोचना कि कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, नहीं. गोइंग कंसर्न कहता है कि कोई आसार नहीं दिख रहे कि कंपनी बंद होगी. दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस है. मैं नंबर 1 के अंदर क्या बोल रही हूँ कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी, और मैं नंबर 2 के अंदर क्या बोल रही हूँ, कोई आसार नहीं दिख रहे कि कंपनी बंद होगी, ठीक है. तो आपको अगेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट एट ऑल. सबसे पहले एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ जीसी बेसिस, ठीक है. मैनेजमेंट ने ढंग से गोइंग कंसर्न के बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है टू कंक्लूड बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है. अब ये मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है. मटेरियल अनसर्टेनिटी ये बोलती है कि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं चल पाएगी तो क्या कंपनी या फिर एंटिटी के लोग पैसा पैसा चुका पाएंगे, ठीक है. एसेट्स को बेच के पैसा चुका पाएंगे या फिर नहीं. मटेरियल अनसर्टेनिटी सिर्फ यही बात करती है, ठीक है. दोबारा से देखते हैं. सबसे पहली चीज, कंपनी गोइंग कंसर्न के बेसिस पे चल पाएगी या फिर नहीं. नंबर 2, अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं भी चल पाएगी तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. मटेरियल अनसर्टेनिटी सिर्फ इतना कहती है, आप लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है, कि क्या मैनेजमेंट एंटिटी पैसा चुका पाएंगे या फिर नहीं. क्योंकि देखो पहले वाला जो स्टैंडर्ड था ना, वो सिर्फ इतनी बात करता था कि गोइंग कंसर्न है नहीं है, दैट्स इट. अब जो स्टैंडर्ड के अंदर जो चेंज आया है वो ये बात करता है कि गोइंग कंसर्न होना ना होना बात नहीं है, बात ये है कि पैसा भी चुकाया जा पाएगा या फिर नहीं, ठीक है. 2 पॉइंट यहाँ पे कवर अप होती हैं. तीसरी चीज, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस, ठीक है. ये सारी चीजें रिलेटेड हम ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करेंगे, उसके साथ साथ में देखेंगे कि एज पर ऐसे रिपोर्टिंग हुई है या फिर नहीं. 3 चीजें देखो. नंबर 1, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी. नंबर 2, एमयू मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती. उसके बाद रिपोर्ट, ठीक है. अब यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अभी ऑडिटर की हम जिम्मेवारी पे नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं. टू असेस एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी, ठीक है. सबसे पहला काम ही, सबसे पहली जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है. नंबर 2, जीसी इज नॉट एप्रोप्रिएट देन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. हमारी तो सेकेंडरी जिम्मेवारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है. अब
consider appropriateness of GC indicators, then perform extended procedures. अब यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने के बाद ऑडिटर क्या करेगा कि जो जीसी है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं. नंबर 2, इंडिकेटर्स हैं तो फिर हमें कुछ और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी ऑडिटर कभी भी 100% अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता. ठीक है, ऐसे 200 के अंदर हम लोग जहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी है, मैनेजमेंट की है. तो ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन करता, वो हमेशा रीजनेबल लेवल पर ही एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है. ठीक है, कभी ना कभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑडिटर कैन ओनली ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. ठीक है, अच्छा, तो रीजनेबल एश्योरेंस के अकॉर्डिंग ऑडिटर तो हमेशा कभी भी गारंटी कर ही नहीं सकता कि हमेशा जीसी के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है, तो प्लीज आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो जीसी एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं. नंबर 2, कोई भी इंडिकेटर्स तो नहीं एग्जिस्ट करते, और उसके बाद भी ऑडिटर कभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेने वाला इन पर्टिकुलर जीसी के रिलेटेड. दैट्स इट. ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं. ठीक है, अब इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, और आपके पास एग्जाम में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, सी इंटर फाइनल दोनों लेवल पे सेम आंसर है जिसका, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर. ठीक है, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 ऑपरेटिंग, नंबर 3 अदर. अब इधर देखो, इसमें अगर तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना और उसके बाद ये इंडिकेटर स्टार्ट करना. अगर तुम डायरेक्ट इंडिकेटर स्टार्ट करते हो तो अगर मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें सिर्फ 4 मिल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे तुमने इंडिकेटर्स लिखे तो. ठीक है, यही रीजन है कि मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि आप लोग उस सीक्वेंस, उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते. ठीक है, चलो अब सबसे पहले देते हैं फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मतलब क्या है कि फाइनेंसेस लेवल काफी ज्यादा, मतलब लाइक फाइनेंसेस अच्छे नहीं है एक तरह से. ठीक है, हमारे पास पैसे की कमी वाली बात हो गई. ठीक है, अब ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है. नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन. ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है और हम लोग ये माइनस में जा रहे हैं. ठीक है, या फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो हम लोगों की जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है कंपेयर टू करंट एसेट्स. ठीक है, तो हमारी जो नेट पोजीशन है वो नेगेटिव के अंदर है. ठीक है, फिक्स टर्म बोरोइंग अप्रोचिंग मेच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट और एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स. ओके, लिसन वन थिंग वेरी वेरी क्लियर कट, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक तरह का डेट ट्रैप टाइप होता है. ठीक है, क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हजार करोड़ के लोन लेके बैठी हुई होती हैं. ठीक है, अब जैसे कि आपका कोविड का भी टाइम था. ठीक है, तो बहुत सारा लोन लेके बैठी होती हैं और उनको मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है. ठीक है, जहां उन्हें इंस्टॉलमेंट देनी बंद करी तो ऑटोमेटिकली उनका, अब तो मोरेटोरियम पीरियड वगैरह एक्सीड कर दिया, बट जनरल लेवल पर आपको एक बात बताती हूँ कि जितने भी यहाँ पर आपके बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका बड़ा बड़ा लोन लिया हुआ होता है और उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं. ठीक है, छोटे लेवल पर, मतलब लाइक अब देखो एक इंस्टॉलमेंट मान लो ₹1,00,000 की है, तो उनने किसी एक थर्ड पार्टी से ₹1,00,000 लिए ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट को दे पाए. ठीक है, तो अब देखो लोन वहां तो वैसे ही खड़ा है. ठीक है, नया लोन और खड़ा हो गया. ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशंस अराइज होनी स्टार्ट हो जाए ना, तो मतलब समझ लो कि आपकी कंपनी काफी ज्यादा कोई खतरा है. ठीक है, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ऑडिटर को अगर कुछ ऐसी चीजें दिखती है, मतलब ये इंडिकेटर है. ठीक है, हमें और काम करना पड़ सकता है. सोच के देखो ना, एक कंपनी वालों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट दे सकें. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कुछ गड़बड़ एग्जिस्ट करेगी. इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर. पहले जो लोग हमें उधार पे सामान दे देते ना, उनने मना कर दिया. उनने बोला हम नहीं देंगे तुम्हें उधार पे, पता नहीं तुम लोग पैसे वैसे, हो सकता है आपकी कंपनी वाले टाइम से पैसे ना दे रहे हो. ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं. नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, नेगेटिव, हमारे कैश फ्लोज पूरे नेगेटिव में जा रहे हैं. एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, आपकी कैश, आपकी जितने भी ये करंट रेशियो वगैरह होते हैं वो सारे के सारे एडवर्स में जा रहे हैं. ठीक है, सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके, यूज्ड टू जनरेट कैश फ्लोज. अब एक चीज याद रखना कि ना हर एक कंपनी के अंदर
पैसे कमाने का एक कोई ना कोई जरिया होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एसेट के बेसिस पे ही पैसा कमा पाती हैं, जैसे कि आपको पता है ये जो माइनिंग वगैरह होती है या फिर ये पहाड़ यहाँ पे कटते हैं और समथिंग, यहाँ पर इनकी जो एक एसेट होती है वो करोड़ों करोड़ों की होती है, और वो अगर एसेट खराब हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली कुछ भी कैश फ्लो जनरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा कि देखना कि जो एसेट मेजर लेवल पर कैश जनरेट करके दे रहा है वो ठीक है या फिर नहीं। अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपके कैश फ्लोज में भी आगे गड़बड़ होने की चांसेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 2-3 और चीजें हैं बेसिक, ठीक है, तुम लोग पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको जो लोग पहले पैसे आपको उधार पे देते थे उनने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनेबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपको लोग मार्केट में कोई पैसा नहीं दे रहा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, बेसिकली पैसों रिलेटेड कुछ भी है तो वो फाइनेंशियल है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग। अब एक जो कंफ्यूजन अराइज होती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली ऑपरेटिंग को बिलोंग करती है और कौन सी वाली फाइनेंशियल को बिलोंग करती है, ठीक है। ऑपरेटिंग डील करती है कि आपके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, आपके पास KMP ढंग के नहीं है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई मेजर मार्केट का कोई लॉस हो गया, लेबर की डिफिकल्टी हो गई, कोई आपके पास सप्लायर नहीं है। देखो, अगर आपके पास सप्लाईज अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, बट आपका सप्लायर आपको दे ही नहीं पा रहा, देन दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ आया? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ। डिफरेंस समझ आया क्या? ओके, देखो, मैंने बोला मेरा सप्लायर मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकता सप्लाईज, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। मैंने बोला मैं सप्लायर से नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब आपके पास कुछ पैसों की दिक्कत है दिस इज नोन एज फाइनेंसिंग, जब आपके पास कोई पैसे तो है बट आपके पास यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट की दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है, या फिर आपके पास कोई भी मार्केट पोजीशन ठीक नहीं है, सप्लायर नहीं दे रहा, ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो फिर दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। फिर आता है आपके पास थर्ड कैटेगरी अदर। अब अदर एक ऐसी चीजें हैं किसी के भी हाथ में नहीं है जो, ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना प्लीज, आपकी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके ऊपर सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट MCA की बहुत सारी गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। जब भी आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, ठीक है, तब भी आपके ऊपर गड़बड़े आ सकती हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हमारे इंडिया के अंदर RBI के तौर पे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो वो जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रिलेटेड SLR, CRR जितने भी रेशियोज अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों को कंप्लाई करने हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते तो भी ये नॉन कंप्लायंस का पार्ट है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो डील करता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है, ठीक है। मतलब कि आपके FIIs, FDIs, बैंक्स, NBFCs, कोई भी जो कि फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट एक नॉर्मल कंपनी को ना बिलोंग करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आती है बट एक बार इसे रीड कर लो प्लीज, यहीं पे ही मैं तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, एक बार इसे रीड कर लो, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और मुझसे पूछो कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें इसमें? ठीक है, चलो दूसरी चीज, आपकी कंपनी के ऊपर कोई लॉज एंड रेगुलेशंस थे और कोई आपके ऊपर
कोई आपके ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है, ठीक है। अब देखो लिटिगेशन ना कभी भी अराइज हो सकती है, जैसे मान लो कि पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ हमारे पास एक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है ताजमहल के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज एकदम से उन्हें क्लोज करना पड़ा, या फिर जो भी उनके ऊपर कंप्लायंसेस आ गए, क्योंकि ताजमहल पर ताजमहल का जो वो येलो येलो कलर हो रहा है इस वजह से, ठीक है। या फिर कोई भी जितनी ये कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अचानक से बंद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे कंप्लायंसेस वगैरह आ जाते हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसे लीगल एक्शंस वगैरह आ जाते हैं कि भैया हमारी कंपनी, हमारे यहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आज की डेट में अगर मैं कहती हूँ कि सिगरेट्स बैन नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी इंडिया के अंदर सिगरेट्स ले सकता है, ठीक है। हो सकता है आगे वाली मोदी गवर्नमेंट बोले कि भैया सिगरेट्स विल बी बैन, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है, बट हो सकता है मोदी गवर्नमेंट बोले कि भैया सिगरेट्स बैन हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये एक तरह से क्या है, जितनी भी सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। अब चेंज इन एनी लॉ और रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी, ठीक है, कोई भी ऐसी लॉज एंड रेगुलेशन आ सकती है, डन, ठीक है। अब ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं और आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर आपके पास कोई भी इंडिकेटर आए, देखो ये ऑडिटर कितना परेशान हो गया, ठीक है, इफ इंडिकेटर्स फाउंड देन आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना है टू असेस द रिस्क, WR लेना है, फोरकास्ट करना है आपको, और उसके बाद इवेलुएट प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ने क्या क्या प्लान्स ले रखे हैं, हो सकता है उन्हें पता हो कि हम लोगों का गोइंग कंसर्न हम नहीं चल पाएंगे, बट उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या बोला है पता है, मैनेजमेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भी चल पाएंगे ना तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों की सिगरेट मेकिंग की फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना तो हम ना यहाँ पे ना सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है, तो गोइंग कंसर्न तो चलते रहेगा ना, एक यूनिट बंद हुआ, कंपनी पूरी थोड़ी बंद हो गई, कंपनी ने अपना कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ही पूरा चेंज कर दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल है छोटा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसी चीजें इंडिकेटर्स जब भी मिलते हैं तो आपको मैनेजमेंट के साथ इवैल्यूएट करनी है अपने प्लान्स ऑफ एक्शन, देखना है कि क्या क्या अनसर्टेनिटी है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जीसी देखना है और डिस्क्लोजर्स देखने हैं। अब जब हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहे थे, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, तो हो सकता है हमें जो ऊपर खतरे मिल रहे थे ना वो सारे के सारे मिटिगेट हो जाए, इंडिकेटर, और जब ये खतरे हट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिटिगेटर, मिटिगेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, ओके। ऊपर वालों को देख के हो सकता है कि हमारे कुछ भी जो हमारे माइंड में था वो सब क्या हो जाए, फैक्टर्स मिटिगेट हो जाए, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आती है जब हमारे फैक्टर्स मिटिगेट हो गए तो ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर हमारे फैक्टर्स मिटिगेट नहीं हो पाए, मतलब कि खतरे उतने के उतने ही एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखो। अब ये सबसे बड़ी चीज है, तुम साथ साथ नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना लो बेटर रहेगा, और ये एग्जाम लेवल पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है और ये पूछेंगे, ठीक है। इसको मैंने जो अभी तक देखा ना, किसी ने भी इस स्टैंडर्ड को इस लेवल पे डिकोड नहीं किया है, ठीक है। तो अब आपको इसको समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑडिटर को देखना है मैनेजमेंट्स यूज ऑफ जीसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एमयू एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि जीसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, कि जो मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट्स बनाया वो जीसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाया फिर नहीं बनाए। दूसरी चीज उसे देखनी है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। मटेरियल अनसर्टेनिटी याद है मैंने क्या बताया था कि इतने पैसे होंगे कि हम चुका पाएंगे अपने क्रेडिटर्स लोन्स को या फिर नहीं, मतलब एसेट बेच के हम अपने लोन्स डेटर्स लोन्स अपने क्रेडिटर्स वगैरह को चुका पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो इतना ही सिर्फ काफी नहीं है, ये पता कर लो कि कंपनी आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी, ये भी जरूरी है कि पैसे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो हमारी स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है वो बोलती है ये जो पैसे चुका नहीं सकने को बोलते हैं हम मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। दो चीजें देख लो, आप इधर देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि इवेंट्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करें, मतलब कि कंपनी के अंदर जीसी ढंग से नहीं चल पाएगा, कंपनी के अंदर जीसी नहीं चल पाएगा, ठीक है।
और साथ साथ में कंपनी के पास पैसे भी नहीं है चुकाने को, मतलब एमयू भी एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों पे मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। इतना देखो प्लीज, केस 1 इवेंट्स एंड कंडीशन पे मैंने टिक लगाया, हाँ भैया हम जीसी तौर पे नहीं चला पाएंगे, हम गोइंग कंसर्न नहीं हो पाएंगे, और पता है क्या, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किसी को भी चुका सके। अब ऐसे केस के अंदर तुम बताओ क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए इवेंट्स एंड कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस है जिनकी वजह से हम लोग जीसी नहीं चल पाएंगे, और इसके बाद मैनेजमेंट के क्या क्या प्लान्स हैं इसको लेके। और दूसरी चीज बताओ कि हाँ स्टेट करो, क्लियर कट स्टेट करो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, किसके रिलेटेड, अनएबल टू रियलाइज द एसेट्स, ठीक है। हम अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, एसेट्स को रियलाइज करके हम लोग पैसे वगैरह दे नहीं पाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि डिस्क्लोज कर दो ईसी को एंड मैनेजमेंट प्लान्स। दूसरी चीज क्या है, एमयू एंड अनएबल टू रियलाइज द एसेट्स, ठीक है। मुझे बताओ इतनी चीज समझ आई, हमें करना यही है। मुझे यस नो में आंसर दो, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा आगे। ओके अब देखो दूसरा केस क्या है, मेरे को बोलता है इवेंट्स एंड कंडीशंस हैं, हाँ हम लोग जीसी नहीं है, हम मानते हैं, ठीक है, बट पता है क्या, हमारे पास ना इतने पैसे हैं कि हम सबको चुका देंगे, मतलब मेरे पास कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अरे मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका डिस्क्लोजर करेंगे, नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिस्क्लोजर कर देंगे ईसी का और मैनेजमेंट प्लान्स का, ठीक है। मुझे अभी तक में बस इतना यस नो में बताओ, यस समझ आया, नो मतलब नहीं समझ आया। यस समझ आया और नो नहीं समझ आया। ओके चलो दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यही कराऊंगी और कुछ नहीं, ठीक है, बस ये करा के उसके बाद मैं कल इसको दोबारा से तुम्हारा रिपीट भी करा दूंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इवेंट्स कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं और साथ साथ में इवेंट कंडीशन मतलब कि मुझे पता है कि भैया हम लोग जीसी के तौर पे चल नहीं पाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में मैं बोल रही हूँ मेरे पास एसेट्स भी नहीं है अपने क्रेडिटर्स चुकाने के लिए, ठीक है। दो चीजें समझ आई, ना तो मैं चल पाऊंगी जीसी के तौर पे, नंबर 2 मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं, देखो ना जब भी कंपनी बंद होती तो क्या होता है, एसेट्स को बेचा जाता है और साथ साथ में एसेट्स को बेच के क्या होगा, अपने सारे के सारे उधार को चुकाया जाता है, ठीक है। अब मेरे पास इतने एसेट्स ही नहीं है, मैं एसेट से रियलाइज करके पैसे चुका नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो दोनों चीजें मैटर करती है ना। देखो अगर तुम लोग ठीक है जीसी नहीं हो, बट जिसने पैसा लगा रखा है तुम्हारी कंपनी के अंदर, उसको वो पैसा मिल जाए तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तुम्हारी कंपनी नहीं चले तो जिसके पैसे लगे हैं वो तो वापस आ जाने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इतनी चीज देखो, सबसे पहली चीज कि इवेंट्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं और साथ साथ में एमयू भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब तो डिस्क्लोजर किस किस का होना चाहिए, ईसी का भी होना चाहिए, इवेंट्स एंड कंडीशंस का होना चाहिए, मैनेजमेंट के क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन है, और साथ साथ में एमयू दैट इज अनएबल टू रियलाइज द एसेट, ठीक है। अब अगर इवेंट्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती है और एमयू एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज ईसी प्लस मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। अगर इवेंट एंड कंडीशन एग्जिस्ट करती है बट आपकी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इस चीज का प्लीज डिस्क्लोजर कर देना, ठीक है। अब बताओ समझ आया क्या है, बस इतना, आगे मैंने भी बताना है। ओके चलो अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, तभी जाके ये बात समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखना जरा, यूज ऑफ जीसी इज इनएप्रोप्रिएट, इसका मतलब पता है क्या है, मैनेजमेंट बोलती है अरे हम तो जीसी है, ऑडिटर बोलता है अरे तुम तो जीसी नहीं हो, तुम्हें मेरे इंडिकेटर्स दिख गए। आप बताओ कितनी बड़ी बात है,
मैनेजमेंट बोलती हम तो जीसी है, बट ऑडिटर बोलता कि नहीं नहीं तुम जीसी नहीं हो, मुझे तुम्हारे बड़े सारे इंडिकेटर दिख गए, तुम्हारे पास कोई मिटिगेटर भी नहीं है। अब आप सोच के देखो, मैनेजमेंट पूरे जहां में सबको ये बता रही है कि हम तो गोइंग कंसर्न है, हम अच्छे से चलते रहेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग जीसी, ठीक है। ऐसे केस के अंदर ऑडिटर को पता है क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट देना पड़ेगा एडवर्स। अब आप मुझसे पूछोगे हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाइड क्यों नहीं दिया। ओके, याद करो तुम्हारा जो टेबल था वो क्या कहता था, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ठीक है, मटीरियल मटीरियल मटीरियल, परवेसिव परवेसिव, और साथ में एई आया, एई नहीं आया, एई आया नहीं आया, ठीक है। अब बताओ, बात बहुत बड़ी है कि कंपनी चल ही नहीं पाएगी, इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या जिंदगी में, कि भैया जिस कंपनी की तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो ही नहीं चल पाएगी, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, मेरा एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये, मैनेजमेंट बोल रही है जीसी है, ऑडिटर बोल रहा है जीसी नहीं है, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे, एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। देखो ऑडिटर कितना परेशान है, ठीक है। अब फिर से इसे रिवाइज करते हैं। अगर इवेंट कंडीशन है मतलब कि जीसी तो भैया हम नहीं चल पाएंगे, एमयू एग्जिस्ट करता है, और इवेंट्स एंड कंडीशन है एमयू एग्जिस्ट नहीं करता, यही दो केसेस बने, ठीक है। अब देखो ये वाला केस क्या है, मैनेजमेंट ने बोला हम जीसी नहीं है, ठीक है, ऑडिटर ने भी बोला हाँ तुम लोग जीसी नहीं हो मुझे पता है, ठीक है, दोनों ने सहमति कर ली, ठीक है, और एमयू एग्जिस्ट कर गया, और साथ साथ में पता है क्या, ऑडिटर तो भैया अब हम लोग एक स्टेप आगे जा चुके हैं, इससे 570 एक लेवल और ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना होता है जीसी है या फिर नहीं है, हमें ये भी देखना है कि भैया मैनेजमेंट एंटिटी मिल के पैसे चुका पाएंगे या फिर नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। हमने देखा भैया ये तो पैसे नहीं चुका पाएंगे, मटीरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि रियलाइज नहीं हो पाएंगे हमारे एसेट्स, अगर कुछ ऐसी चीज एग्जिस्ट करी। तो अब देखो एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ एमयू होना चाहिए, ठीक है। 3 केस आएंगे, या तो ढंग से एमयू का डिस्क्लोजर कर रखा, ठीक है। अब देखो जीसी की तो बात ही नहीं आती, जीसी के लिए तो मैनेजमेंट मान गया, ठीक है, उनने मान लिया। अब बात आ रही है एमयू की, कि हम पैसे चुका पाएंगे या फिर नहीं चुका पाएंगे। हो सकता है मैनेजमेंट ढंग से डिस्क्लोजर कर दे, हो सकता है एमयू ढंग से इसका डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट इसका ढंग से डिस्क्लोजर ना करे, हो सकता है मैनेजमेंट और कोई भी प्रोसेस करने से मना कर दे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस हम सिर्फ इन दोनों के साथ चलेंगे कि मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ एमयू से हामी भर ली, ठीक है। तो हम कौन सा देंगे, अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड। अब देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मेरे से सारे पूछते हैं कि अगर सामने वाली पार्टी ने गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट खुद से अगर मान रही है कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग नहीं है हम, ठीक है, ऑडिटर भी बोल रहा है कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग नहीं हो तुम, तो ऑटोमेटिकली उस केस के अंदर आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, ठीक है। अब ये वाली बात आप फिर भी बताना चाहते हो टू द मेंबर्स, तो आप एक जीसी पैरा का यूज करते हो। ये हम लोग जब एसएस 700 पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पूरी के पूरे सीक्वेंस दे रखा होता है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर एक जीसी पैरा होता है, गोइंग कंसर्न पैरा, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखनी है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ एमयू, तो उसके लिए हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और साथ साथ में जीसी पैरा का यूज करेंगे। अब MU का डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड या फिर एडवर्स देंगे। अब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट एडवर्स क्यों नहीं दे रहे। देखो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट मान गई कि हम लोग गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, मैनेजमेंट खुद से बड़ी बात मान चुकी है और वो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया।
अब वो किस चीज को नहीं मान रहे, एमयू रिलेटेड, कि हम पूरे के पूरे पैसे डिस्चार्ज कर पाएंगे, ठीक है। हो सकते हैं थोड़े से पैसे हो, ज्यादा पैसे ना हो, ठीक है। हो सकता है ये बात इतनी ज्यादा परवेसिव ना हो, तो इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइड भी आ सकता है और एडवर्स भी आ सकता है। ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई ओपिनियन देते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपने ये वाला ओपिनियन क्यों दिया, तो आप क्या यूज करोगे, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, ठीक है। अब देखना, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। हो सकता है हमें जीसी का पता चला, उसके बाद मैनेजमेंट ने आगे एमयू रिलेटेड काम करने से मना कर दिया, बट हमें लगता है कि एमयू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें इम्पैक्ट डालना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, तो ये जो जाएगा वो जाएगा क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है और मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई गेस समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई हुई हो सकती है, ठीक है। तो मुझे तुम लोग ग्रुप पे बता देना अगर तुम लोग चाहते हो कि इसको हम लोग दोबारा से कर लें और समथिंग, ठीक है। डन। मैं आज की क्लास यहीं पे क्लोज कर रही हूँ और कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। अच्छा, ग्रुप का लिंक कोई कर देगा यहाँ पे पेस्ट? किसी के पास है क्या ग्रुप का लिंक? ये देखो आ गया ग्रुप का लिंक, ठीक है। डन। ओके, बाय।